गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए अंतिम टॉपिक बताए थे पिछले क्लास में प्रकाश के अपवर्तन पढ़ रहे थे ना। प्रकाश के अपवर्तन हम लोग समझ गए थे कि अपवर्तन किस तरह से होता है, और प्रकाश के अपवर्तन के बाद अंतिम क्वेश्चन था हम लोग के कि बाल्टी में डूबे हुए छड़ टेढ़ी प्रतीत होता है क्यों। मतलब फाइनली प्रकाश के अपवर्तन के आधारित घटना, जो प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर जो घटना से जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख रहे थे, यही ना। चलिए अब दो चार गो बात इसमें हम लिख लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन जो होता है वो किसमें किसमें होता है। दो चार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उसको लिखेंगे। पहले लिखिए, हेडिंग बनाइए, तो डैश दे दे के लिखिएगा खाली। हाँ, क्या लिखना है? प्रकाश के हम बना दे हैं, चलो बना देते हैं। प्रकाश का अपवर्तन की घटना। प्रकाश की अपवर्तन की घटना माने इस पर कौन कौन बात है जो आधारित होता है। पहला हम लोग लिखेंगे, पहला में लिखिए, बाल्टी में डूबे हुए छड़ बाल्टी में डूबे हुए छड़ बाल्टी में डूबी हुई छड़ उठा एवं टेढ़ी प्रतीत होती है क्यों। बाल्टी में डूबी हुई छड़ उठा हुआ तथा टेढ़ी प्रतीत होती है क्यों। सॉरी, क्यों नहीं, अगर जो क्यों कर देंगे तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब क्यों होता है कल हम रीजन बता चुके थे, चित्र बना के भी समझाए थे। मतलब इसमें सिर्फ क्यों नहीं लिखना है कि बाल्टी में डूबी हुई छड़ और उठा हुआ प्रतीत होता है, बस इतना ही। क्यों के लिए हम 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाएगा, इतना रहेगा तो 1 नंबर के क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट इसी में लिखिएगा, तालाब में तैरती हुई मछली तालाब में तैरती हुई मछली तालाब में तैरती हुई मछली अपनी वास्तविक स्थान से उठा हुआ प्रतीत होती है। उठा हुआ प्रतीत होती है। तीसरा लिखिएगा, वायु नहीं रहने पर, वायु न होने पर लिख दो, वायु न होने पर रात दिन छोटी हो जाती है। रात दिन छोटी हो जाती है। अगला लिखिए, कुआं समझ में आता है ना। कुआं में लंबवत देखने से मतलब कुआं में ऊपर से देखना है, ढक के ना देखते हैं। हाँ, कुआं में लंबवत देखने से कम गहराई पता चलता है।
कम गहराई पता चलता है। हो गया। चलिए, इन सभी घटनाओं जो है वो किस पर आधारित था? हाँ, प्रकाश के अपवर्तन पर। किस पर है? प्रकाश के। अगर जो क्वेश्चन पूछेगा कि नदी में तैरती हुई मछली अपने वास्तविक स्थान से उठा हुआ प्रतीत होती है, क्यों? या तो रीजन पूछेगा, ऑप्शन आपको रहेगा प्रकाश के परावर्तन या परावर्तन अपवर्तन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अपवर्तन के कारण। ठीक है, देखो इस सभी घटना, देखो हम कल फील कराए थे कि दौड़ दौड़ के, कि अगर जो जमीन से दौड़ के बालू में जा रहे हैं, जमीन से दौड़ के पानी में जा रहे हैं, उसी तरीका से सोचना कि खुद को फील करना, रटना नहीं है। जैसे अब तैरता हुआ मछली दिख रहा है, अब तैरता हुआ मछली कहाँ है? पानी में। हम लोग कहाँ से देखेंगे? जमीन से देखें, तो जमीन से देखेंगे तो पानी में जाएंगे न, तो जमीन मेरा एक माध्यम हो गया, पानी क्या हो गया? और जब दो माध्यम होगा तो कौन घटना होगा? अपवर्तन। बात समझ में आया? कुआं के बात जब किए तो कुआं में पानी होगा, हम लोग रहेंगे तो कुआं के ऊपर रहेंगे, मतलब हवा में है, देखेंगे कहाँ? कुआं मतलब पानी में। अब पानी में देखेंगे तो एक माध्यम दो माध्यम हो गया, और जब दो माध्यम होगा तो कौन घटना होगा? समझ में आया बात? तो रटना नहीं, इसको बस फील करके बनाना है, समझना है, कोई भी चीज को रटना नहीं। इसके बाद हम लोग के पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। बहुत बढ़िया से हेडिंग बनाइए इसको। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ये 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। हो गया। चलिए देखिए, हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखो एक पृथाकारी पृष्ठ बना दिए हैं, ये लाइन हमको दो माध्यमों को क्या करेगा? अलग करेगा। ऊपर में मान लिया जाए विरल माध्यम है, नीचे क्या मान लेते हैं? सघन माध्यम है। ठीक है, लाइट ऊपर से आता था बाबू, यहाँ लाने के बाद जहां पड़ेगा वहां आप अभिलंब खींचेंगे। अगर जो यह भी विरल माध्यम रहता तो ये लाइट सीधे जाता ने, बट क्या है? सघन मतलब क्या होगा? अभिलंब से दूर होगा कि अभिलंब की ओर होगा? अभिलंब की ओर झुकेगा, मतलब यह लाइट यहाँ आएगा। यही होगा ने। ऊपर बना कोण आपतन कोण, नीचे बना कोण कौन कोण? अपवर्तन कोण होता है। अब देखो यहाँ से इस नियम के अनुसार ये आने वाला लाइट मतलब आपतित किरण, यहाँ से अपवर्तन के बाद जो गुजरेगा इसका नाम हम लोग लिख देते हैं कौन किरण? आपतित किरण। इसका नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या होगा? अभिलंब होगा। अब बताइएगा, सुनिए ना, देखिए ये आया आपतित किरण, और इधर निकला हुआ अपवर्तित किरण, और अभिलंब, तीनों कहाँ मिला? एक ही बिंदु पर नहीं मिला। तो प्रकाश के अपवर्तन के पहला नियम यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होगा? एक ही तल में होगा। कहाँ होगा? एक ही तल में होगा। पहला नियम आया। दूसरा नियम होता है कि जैसे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन कौन होता है? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन होता है? अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण के जे जया होता है, जया के मतलब त्रिकोणमिति में साइन थीटा पढ़े हैं ना, तो साइन को हिंदी में जया बोलते हैं, साइन को हिंदी में जया बोलते हैं। तो साइन के हिंदी में जया बोलेंगे। तो दूसरा नियम जो था वो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है अस्नेल। कौन नाम है? अस्नेल। 1621 ईस्वी में बताए थे कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, किसका? आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक के बराबर होती है। किसका बराबर? नियतांक के बराबर।
और वह नियतांक जो होता है वो अपवर्तनांक होती है। वह नियतांक क्या होती है? अपवर्तनांक होती है। अपवर्तनांक क्या है? 2-4 मिनट रुको, उसको बेहतर से अलग टॉपिक हम बना के समझेंगे, ठीक है। तो 2 नियम होता है। पहला नियम बताइए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर हो। दूसरा में क्या हो जाएगा? आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक के बराबर होगा। जो नियतांक होगा वो क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। जो नियतांक होगा वो क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा। बात समझ में आया? ये जो नियम साइन आई बटा साइन आर जो है, इसका खोज कौन किया था? अस्नेल नामक वैज्ञानिक। कब किया था? 1621 ईस्वी में। मगर जो पर्सनली डेट पूछेगा कि अस्नेल के नियम कब खोजा गया, तो 1621। और अस्नेल के नियम क्या, उसको भी हम अलग से लिखा देते हैं। चलिए हेडिंग बना दीजिए, इसको लिखना शुरू करिए। पहला में पहला नियम लिखिएगा। पहला नियम लिखिए, आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। तीनों एक ही तल में हो। तीनों एक ही तल में हो। तीनों एक ही तल में हो गया पहला। दूसरा लिखिएगा, नियम दूसरा लिखावे, यहाँ आएगा जरूर बजाएगा। दूसरा लिखिए, लिखिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया कौमा देके आपतन कोण की जया कौमा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया के अनुपात, के अनुपात नियतांक के बराबर होती है। नियतांक के बराबर होती है। देखिएगा यहाँ ये चित्र हमें दिख रहा है ना, इसी से हम लोग लिखेंगे। आपतन कोण के जया मतलब क्या हो जाएगा? साइन आई। अपवर्तन कोण के जया मतलब कितना? साइन आर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नियतांक हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे साइन आई बटा साइन आर। नियतांक को हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक को म्यू से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? म्यू से सूचित किया जाता है। चलिए उसके नीचे आप इसको लिख लीजिए, जो भी दूसरा नियम लिखा है ना, उसके नीचे इसको लिख लीजिए और उसके नीचे चित्र बना लीजिए। बहुत बेहतर बात होगा। लिखने के काम थोड़ा तेजी करना है। पहले ही दोनों लिखो। ये दोनों लिखा जाएगा तो बगल में इसको उसके नीचे चित्र बना दीजिएगा। इस लिखा गया तो इसके नीचे एक चित्र बनाइए।
चलिए हो गया, लिखा गया नहीं। अब इस नियम पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, देखो हम यहाँ लिख देते हैं। जब प्रकाश 30 डिग्री के साथ आपतित होती है तब उसका अपवर्तन कोण 60 डिग्री हो जाती है, तो अपवर्तनांक ज्ञात कर। अभी तो हम अपवर्तनांक के बारे में कुछ समझे नहीं है, सिर्फ हम इतना जानते हैं कि स्नेल का नियम जो होता है साइन आई बटा साइन आर किसके बराबर होता है, नियतांक मतलब अपवर्तनांक से। ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में हम अभी अलग से बहुत बेहतर तरीका से पढ़ेंगे उसको। इसको मिटा दें, देखिएगा क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में है। देखो तो एक क्वेश्चन हम लिखे, इससे बहुत बात हम निकाल लेंगे। समझना पहले बोला आप यहाँ से 30 डिग्री के साथ आपतित होता है, मतलब आपतन कोण दिया है ना, कोण आई बराबर कितना दिया गया है 30 डिग्री। जब 30 डिग्री के साथ आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री, मतलब कोण आर बराबर कितना हो गया 60। हम लोग के म्यू बराबर पता है क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। अब म्यू बराबर हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, साइन आई के जगह क्या डिग्री 30, आर के जगह क्या डिग्री 60 डिग्री। बताइए साइन 30 के मान कितना होता है 1/, साइन 60 के मान कितना √3/2, √3/, सोल्यूशन करेंगे तो 1/2, नीचे से पलटे इसको पलट दो तो √3 आ जाएगा, कटेगा, आया कितना 1/√3 आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अब यदि आप लोग बताइए इसमें विरल माध्यम कौन है और सघन कौन है। आपतित के विरल से सघन आया और सघन से विरल गया, सघन से विरल। कैसे पता चला, कहीं लिखा हुआ है कि अभिलंब से दूर जा रहा है, कहीं लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा है वही तो हम पूछ रहे हैं क्या, उसी को तो तुम लोग के पकड़ना है कि कैस। हमको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इस क्वेश्चन से हमें बताइए। इसमें ना तो विरल लिखा गया ना तो सघन लिखा गया, कुछ भी लिखा है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताना है कि विरल से सघन में आया या सघन से विरल में आया, सघन से विरल में। रीजन बता क्यों, साइन आई बटा, अभी हाँ बोलो, बोलो। कल हम दो बात बताए थे, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई, ये 2 पॉइंट बताए थे। अलग से क्वेश्चन भी करा दिए थे हम इसके ऊपर कि कंफ्यूज नहीं होना है। आप बताइए कब होता था ये, विरल से सघन, मतलब जब विरल ऊपर रहेगा। देखो इस तरह से नहीं बनाए, देखो इसको बढ़िया से समझना बाबू। ये मान लिया जाए विरल है, ऊपर से आया, अब ऊपर से अगर जो ये विरल रहता तो सीधा जाता, लेकिन ये क्या होगा अभिलंब की ओर झुकेगा ने, अभिलंब की ओर झुकेगा मतलब एंगल क्या हो जाएगा छोटा, मतलब कि ऊपर से आपतन कोण से छोटा अपवर्तन कोण होगा, तो समझ जाएंगे कि विरल से सघन आया। लेकिन अगर जो यहाँ से इससे आके यह फैल जाएगा, मतलब सघन से क्या होगा विरल, मतलब आपतन कोण से बड़ा अपवर्तन कोण होगा, तो समझेंगे क्या है
सघन से विरल में गए। तो कहाँ देखो इससे बड़ा नहीं है तो कहाँ से आएगा, सघन से विरल में आएगा। नहीं भी कुछ लिखा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन देख के पकड़ लेना है कहाँ सघन है कहाँ विरल है। चलिए इसको नोट करिए। तेजी से नोट करो। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा छोटा देगा दोनों कोण पर तो बैठा देना है साइन आई बटा साइन आर, खाली पुट कर देना है। एक और था। चलो तेजी से नोट करो, इतना टाइम नहीं लगाना है नोट करने में। हो गया। चलिए अपवर्तनांक। अब अपवर्तन पढ़ा रहे थे हम, एक टुकड़ा दिखाते, कांच के एक बड़ा सिल्ली होता है, कांच के एक सिल्ली मतलब कांच के बड़ा टुकड़ा, उससे अपवर्तन करा के बताते और फिर देखेंगे कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण में रिलेशन क्या होता है। हेडिंग बना देना है कांच का आयताकार स्लैब में अपवर्तन। क्या लिखना है अगला हेडिंग में, कांच के आयताकार स्लैब में अपवर्तन। आई क्या स्लैब है, स्लैब के मतलब एक टुकड़ा होता है कांच के, एक बड़ा का टुकड़ा देखे ना, कांच के बड़ा टुकड़ा, उसको बर्फ के टुकड़ा देखे हैं, बर्फ के टुकड़ा। अरे आइसक्रीम देखा है सस्ता वाला 2 रुपया, हो गया वही। देखो ऐसा, ये है क्या, कांच के एक टुकड़ा है। हाँ ठीक है, इसी को स्लैब बोलते हैं। ठीक है, एक बड़ा टुकड़ा को क्या बोलते हैं, स्लैब बोलते हैं। अब इसमें हम अपवर्तन करा के बताते हैं। अब देखिएगा ये पूरा कांच के टुकड़ा है, अब इससे ऊपर क्या है, हवा है, हवा मतलब विरल, इसमें आएंगे तो फिर नीचे आएंगे तो कोई तकलीफ है यहाँ। लाइट यहां से लाएंगे, आ गया लाइट, एक यहाँ क्या है अभिलंब खींचेंगे, अगर ये विरल होगा लिख देते हैं हवा, ये क्या है कांच, नीचे फिर क्या आ जाएगा हवा। ठीक है, आराम से समझना है इसको। अब यहां से देखो अगर जो रहता हवा है तो ऐसा जाता जाता, लेकिन ये क्या होगा अभिलंब से दूर जाएगा कि अभिलंब के नजदीक होगा, नजदीक होगा, मतलब अभिलंब की ओर झुकेगा। आया, फिर यहाँ क्या खींचेंगे अभिलंब। अब क्या होगा अगर जो यह कांच ही रहता तो ऐसा ही जाता, लेकिन जाएगा कैसे,
अभिलंब से, बात समझ में आया? यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कौन कौन होगा? आपतन कोण। यहाँ पर कौन कौन होगा? अब देखो तो कांच में दो गो कोण बन गया ने, एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ, तो दो अपवर्तन कोण बन गया। एक ही कांच में दो बार निकला, एक ही कांच से नहीं निकला है बाहर, तो यहाँ जो बना उसका नाम दे देते हैं R1, यहाँ जो बना इसका नाम दे देते हैं। अब यहाँ जो बाहर निकला इसको बोलेंगे निर्गत कोण। कौन कोण बोलेंगे? निर्गत कोण। निर्गत कोण को ई से सूचित करते हैं, क्या चीज से? लिख देते हैं, इसको बोल देते हैं निर्गत कोण। हम लिख देते हैं निर्गत कोण, ठीक है। चलिए अभी इस घटना को हम यहाँ दर्शाते हैं। ये लाइट गुजारने के लिए तो सबको आता है, लाइट गुजरता है ना। अब हम लोग पढ़े हैं म्यू बराबर क्या होता है? स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम। अच्छा, इसको हम अलग से स्नेल का नियम नहीं लिखा है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर के स्नेल के नियम क्या है। अच्छा, इसके बाद हम उसको लिखा देते हैं। बता, म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। अब यहां से देखो, हवा से पहुंच रहा है कहां? हवा से कांच में। थोड़ा सा कठिन है एकदम, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। कहां से पहुंच रहे हैं? हवा से कांच। तो जो पहले लिखेंगे, जो जहां से आ रहे हैं उसको शुरू में, उसको अब हम लोग जब म्यू हो गया, आ रहे हैं हवा से, हवा मतलब एयर, ए से लिख देंगे तो समझ जाएंगे। जहां से आएंगे वो पहले और जिसमें जाएंगे वो बाद में। जहां से आएंगे उसको पहले, जिसमें जाएंगे उसमें बाद। तब म्यू ए पहले लिखे का मतलब क्या हुआ? हवा से आ रहे हैं, जा किस में रहे हैं? कांच बोले तो ग्लास में, तो एजा क्या लिख दें? जी लिख देंगे। आया समझ में? ए जी काहे लिखे? कितना होनहार है। ए जी मतलब तुरंत पहुंच जाना है। हम कुमारे लोग हैं, कहाँ ये जी सुनेल मिलेगा। ए समझ में आ रहा? अब बताइए एकरा क्या लिखेंगे? साइन आई बटा आई तो ठीक रहेगा। क्या बनेगा? साइन आई। आर के मतलब क्या? साइन। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? फिर लाइट यहां से गुजरेगा, कहां से आया? कांच से हवा में, मतलब क्या लिखेंगे? म्यू, कांच बोले तो जी, आया कहां? ए बराबर। बताइए क्या बनेगा अबरी? साइन आई के जगह पर क्या हो जाएगा? साइन R2। नीचे क्या बन जाएगा? हाँ, तो साइन R2 बटा साइन ई। समीकरण कितना? कभी ऐसा हो सकता है नीचे से भी ऊपर एक लाइन चल जाए। नीचे से ऊपर मतलब हवा से किस में? कांच में। हवा से कांच में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? म्यू हवा मतलब शुरू में कहा? ए, बाद में जी। ए जी, वाह क्या बात है। अब इसमें जाएंगे तो क्या चेंज हो जाएगा ने? नीचे ऊपर, ये वाला चल जाएगा ऊपर, आई वाला आ जाएगा नहीं बुझा रहा है। यहां तक तो ठीक है। अभी लाइट को हम थोड़ा नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नीचे से ऊपर मतलब हवा से कहा? कांच। हवा से कहा? कांच। पहले हवा, फिर कहा? कांच। अब हवा से कांच मतलब साइन आई, तो आई के जगह कितना बन जाएगा? आर के जगह कितना बन जाएगा? आर बनेगा ने। हम लोग लिखेंगे साइन ई बटा साइन R2। समीकरण कितना? अब देखो तो समीकरण फर्स्ट बराबर कितना कर दे? थर्ड। ए जी और ए जी निपट गया, खत्म। अब बच गया कहाँ? बच गया जो लिखे। हाँ चलिए हम लोग लिखते हैं। जो बचा हुआ भाग है वो क्या बचा? साइन आई बटा कितना? साइन R1 बराबर क्या बचेगा? साइन बटा कितना? साइन R2। ये बात पता चला?
इतने दिन आया है। इस बात को हम सिद्ध करके इसलिए लाए हैं कि इससे बात आपको बताते। देखिए, आई और ई, आई के मतलब आपतन कोण, ई के मतलब निर्गत कोण। अगर जो एक कांच के स्लैब या बर्फ के स्लैब से जब प्रकाश के अपवर्तन किया जाएगा तो आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होगी। आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होगी। और यहाँ जो अपवर्तन कोण होगा R1 और R2 वो भी आपस में क्या होगा, बराबर में। मतलब कि यहाँ जो ये आपतन कोण और यहाँ जो निर्गत कोण, ये दोनों क्या होगा, बराबर। अब यहाँ से R1 और यहाँ से जो R2 है ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जब प्रकाश के किरण को कांच के स्लैब से अपवर्तन कराया जाए तो आपतित किरण 30 डिग्री तो निर्गत किरण कितना, निर्गत कोण कितना। तो बस यहीं से लिखना है कि आपतन कोण जितना उतना निर्गत कोण जितना, R1 उतना कितना R2। बोलेगा कि कांच में अपवर्तन कोण 30 डिग्री पहला, तो दूसरा अपवर्तन कोण कितना, 30 डिग्री। बात समझ में आया। इसको हम और अलग से लिख देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, नोट में बना लीजिए। क्या होगा, कोण आई बराबर कोण ई और कोण R1 बराबर कोण R2। इसको हिंदी में लिखाना पड़ेगा, समझ में आ, समझ गया ना कि आपतन कोण और निर्गत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तेजी से नोट करिए। हाँ, हेडिंग बनाइएगा, पहले चित्र बनाइएगा, उसके बाद लिखिएगा। इतना समझाने के बाद तो खुद से सब कुछ कर लेना चाहिए। मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं, लिख लेना है। इसके बाद अगला हम लोग के छूट गया था स्नेल के नियम ने। चलो इसको अगला हेडिंग बना के लिख लीजिए, स्नेल के नियम, इसको मिटा देते हैं। चलो तेजी से लिखो तो। नोट हुआ? इसको क्वेश्चन बना के लिख लेंगे, 2 नंबर के बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए हेडिंग बनाइए, स्नेल के नियम और लिखिए। स्नेल के नियम लिखिए। लिखो जब, पहले लिख लीजिए उसके बाद इसको नोट करना है। लिखिए जब माध्यमों के युग्म माध्यमों के युग्म माध्यमों के युग्म माध्यमों के युग्म तथा प्रकाश के निश्चित वर्ण निश्चित वर्ण के लिए आपतन कोण की जया वर्ण के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होती है। एक नियतांक होती है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पैराग्राफ छोड़ के इसे असने क्या कहते, एक मिनट, इसे पहले क्या लिखा है? इसे अपवर्तनांक, इस अपवर्तनांक को लिखो, कहते नहीं, बस थोड़ा सा उसको काटो तो लिखो इस अपवर्तनांक को स्नेल का नियम कहते हैं। इस अपवर्तनांक को स्नेल का नियम कहते हैं। उसके नीचे लिख दीजिएगा साइन आई बटा साइन आई बराबर म्यू, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। हो गया। चलिए इसके आगे हम लोग के पढ़ना है कल पार्श्विक विस्थापन और अपवर्तनांक। पार्श्विक विस्थापन और क्या पढ़ना है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कल बहुत बढ़िया से कल के क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं।